नमस्कार साथियों, सीबीएल में आपका स्वागत है और हम चर्चा करने वाले हैं समसामयिक घटनाओं की। वो समसामयिक घटना जो 18 से 14 अक्टूबर तक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनसे हमारे प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अगर हम न्यूज़ को देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बड़ी रोचक लगती हैं, रोमांचकारी लगती हैं, सुनने में मज़ा आता है, पर उनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो रोचक नहीं होती, फिर भी उनसे प्रश्न बनते हैं। तो बस हमें यही अंतर करना है, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मतलब कौन सी घटनाएं प्रासंगिक हैं, कौन सी मसालेदार हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दो टॉपिक में पहला जो टॉपिक है ये है आपका पुलिस सुधार की ज़रूरत। जो लखीमपुर खीरी वाला जो इंसिडेंट है, जो घटना है, या जो दिल्ली दंगे हैं, इसमें एक मामला उभर कर आया कि लखीमपुर की अगर हम बात करें, अब मामला आप जानते हैं, हम मामले पर चर्चा नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी पॉलिटी के हिसाब से इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाना या कार्यवाही न करना, ठीक है, जो उनके कर्तव्य हैं उनका सही तरीके से निर्वहन न होना, ऐसे दिल्ली दंगे की जो बात है वहाँ पर भी पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जाना था, जो उनका कर्तव्य था, वो जो हम उनसे आशा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जनरक्षक हैं, जनता के रक्षक हैं, उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया। तो ये मामला हालांकि बहुत लंबे समय से उठता आ रहा है कि पुलिस में या पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। तो आज हम देखेंगे पुलिस सुधार क्या है, पुलिस सुधार की आवश्यकता क्या है, और वर्तमान स्थिति पुलिस की जो सिस्टम की है वो क्या है, और इसके अलावा कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है जिन्होंने पुलिस सुधार के लिए सिफारिशें दी हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस सुधार के लिए क्या जो वर्डिक्ट है, क्या फैसला, क्या निर्देश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम करेंगे दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल आप जानते हैं भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल का प्रावधान है, और ये 1985 में किया गया था। 10वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में ये हुई कि जो पश्चिम बंगाल वाला इंसिडेंट है, आप समझें कि ये जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, इनमें एक प्रवृत्ति आजकल हमें देखने को मिल रही है कि सत्ताधारी दल है या जिस तरफ किसी पार्टी का रुख होता है, जिस पार्टी का जो आज मतलब दौर चल रहा है, तो लोग विपक्ष की पार्टी के या कमजोर पार्टी के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में वाकया हुआ कि कुछ लोग जो पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल पार्टी के थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन फिर सत्ता किसकी बनी? तृणमूल की, तो फिर वो इसमें दूसरी शामिल हो गए। तो उन पर एक मामला उभर रहा था कि भाई ये दल बदल के अंतर्गत आएंगे, लेकिन रूलिंग पार्टी का या जो हम तृणमूल पार्टी का हैं, तृणमूल जो कांग्रेस है उसके मेंबर हैं, वहाँ के जो सभापति, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अपने ही जो सांसद हैं जो अपनी पार्टी में आए उसके खिलाफ निर्णय लें तो एक प्रकार से पार्टी का नुकसान होता है। आजकल समस्या ये है कि हम जो राजनेता हैं वो पार्टी को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, जो नियम हैं, कानून हैं, जो नैतिकता है, उसका आजकल राजनीति में आप देखिए क्षरण हो रहा है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका है या जो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका है, और इस जो दल बदल कानून था उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? क्लियर? तो इस पर हम देखेंगे दल बदल कानून। क्लियर? और इसके बाद जो जब निर्णय नहीं लिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया। तो सारे इंसिडेंट को, सारे वाकया को हम देखेंगे। तो पहला जो मामला है, सबसे पहले इसको देखते हैं। अब इनसे प्रश्न क्या बन सकते हैं मेंस और प्री में, इसको भी हम देख लें, फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आज विषय पढ़ने वाले हैं, उससे प्रश्न मेंस में बन सकता है भारतीय न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक दक्ष बनाने के लिए पुलिस सुधार समय की मांग है। मतलब अब वो दौर आ चुका है, अब वो समय आ चुका है कि पुलिस सुधार किए जाने चाहिए। क्यों? अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी या नहीं करेगी, उस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव रहेगा या अन्य कोई दबाव रहेगा, तो हम जो बात करते हैं कि जो न्याय है उसका सही प्रकार से वितरण हो, डीपीएसपी में पढ़ते हैं कि न्याय का वितरण होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है और 250 वर्ड में हमें इसको मेंस में लिखना है यूपीएससी के लिए। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि समाचारों में निम्नलिखित में से कौन सी समितियां
पुलिस सुधारों के मुद्दे से जुड़ी हैं, ये समितियों का नाम है। तो हम सारी समितियां पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे कौन सी समितियां हैं और कौन सी समितियों की कौन कौन सी सिफारिश हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन प्रोबेबली यहाँ से बन सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी टॉपिक पढ़ें उससे प्रश्न निकालें और उसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत आवश्यक है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपको फैक्चुअल भी चाहिए और मेंस के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्टिव भी नॉलेज चाहिए। दोनों प्रकार के नॉलेज हमें आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है या कानून को क्रियान्वयन है, कानून का लागू करना है, उसमें क्या क्या बातें आती हैं। इसमें सबसे पहली बात कि जो अपराध है वो अपराध रोकना जो है पुलिस का काम है, अपराध हो ही ना। ठीक है। दूसरा, अगर अपराध हो गया है तो जो व्यक्ति दोषी है, जो अपराधी है, उसे क्या है, अरेस्ट किया जाए, मतलब गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल में रखा जाए। जो भी आगे की वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसका पालन किया जाए। तो पहला, अपराध को रोकना, और अपराध अगर हो गया है तो अपराध के बाद जो कार्यवाही है इसमें पीड़ित को सुरक्षा देना और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करना। फिर आते हैं कोर्ट सिस्टम। सेकंड जो स्टेज है, द्वितीय जो आपका चरण है, इसमें क्या होता है कि जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो जो व्यक्ति अपराधी है उसे घोषित करते हैं कि अपराधी, क्योंकि जो अंतिम निर्णय लेने की जो पावर है वो न्यायालय के पास है, कौन अपराधी है, और उसको फिर सजा दी जाती है। क्लियर। तीसरा जो सिस्टम है करेक्शन। कई बार क्या होता है कि आपने जो जजमेंट दिया, जो निर्णय दिया, वो अगर आपको लगता है कि आपने बाय मिस्टेक किसी त्रुटि बस गलत दे दिया है तो उसे सुधारा जाए। ठीक है। या किसी व्यक्ति को गलत पनिशमेंट देती है, गलत दंड दिया है तो उसे चेंज कर दिया जाए। तो 3 स्तर हैं ये। सबसे पहला कानून को लागू करना, फिर जो न्यायिक व्यवस्था है, और फिर जो भूल सुधार है, करेक्शन सिस्टम है। क्लियर। चले आगे। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो कुछ थोड़ा ऐसा हमें देखने को मिलता है कि रिच गेट बेल, पुअर रिमेन। मतलब जो अमीर आदमी हैं उन्हें जेल से बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, लेकिन जो बेचारे जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो निरीह प्राणी हैं, जो गरीब प्राणी हैं, उन्हें जेल में रहना पड़ता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि 70% जो लोग हैं वो क्या हैं, इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी सुनवाई में फंसे हुए हैं जिनके मामले अब लंबित हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो कुछ कैदी हैं, 67% लगभग जो कैदी हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनका निर्णय लिया जाए, उनका ट्रायल किया जाए, उनके मामले की सुनवाई की जाए। ठीक है। एक बड़ी समस्या है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, लेकिन उसे एक लंबा समय जेल में गुजारना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कई साल गुजारने के बाद उसे घोषित कर दिया जाता है कि वो बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल वो जेल में रहा, उसका भुगतान कौन करेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है। तो लॉ पैनल 60% अरेस्ट अननेसेसरी। ठीक है। ये कहते हैं कि जो 60% लोगों को गिरफ्तार किया जाता है वो बिना मतलब के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड अकाउंट फॉर क्या है, 42.3, लगभग 42% जो है जेल का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। मतलब गिरफ्तार कर लिया, उस पर कोई केस बनता ही नहीं था। तो 2 समस्याएं, एक तो जेल का फालतू खर्चा बढ़ा, दूसरा उस व्यक्ति का क्या अपराध था। क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था एक बात कहती है कि भले अपराधी व्यक्ति बच जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर ये मिलती है तो ये बड़ी दुखद घटना है, बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है जब किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलता है। अब पुलिस के साथ मुद्दे क्या हैं। पुलिस के साथ अगर मुद्दों को आप देखें तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे राजनीतिक अधिकारियों बनाम परिचालन स्वतंत्रता के लिए जवाबदेही। मतलब जो राजनीतिक नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, छोटे भैये हैं, क्लियर, इनसे बड़ी दिक्कत होती है पुलिस व्यवस्था को। कई बार इनका दबाव होता है तो दबाव में काम करना पड़ता है। कई बार पुलिस व्यवस्था जो है वो खुद जवाबदेही नहीं होती है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वही जवाबदेही नहीं है, वही सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्हें मजबूरी
में आकर, दबाव में आकर वो काम गड़बड़ तरीके से करना पड़ता है या सही तरीके से नहीं करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करनी थी, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जवाबदेही का बड़ा मुद्दा है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये बड़ा मामला है। दूसरा है अंडर स्टाफ पुलिस बल। जहां जितने पुलिस बल की आवश्यकता है, जितने जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, ठीक है, इतने जितने स्टाफ की आवश्यकता थी उतना भारत में स्टाफ नहीं है। तो आप समझे इंटरनेशनल जो लेवल के मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक हैं, उनसे भारत की स्थिति बहुत कम है। कितनी, हम अभी चर्चा करते हैं आगे। तीसरा है आपराधिक जांच और अपराध की कम रिपोर्टिंग। कई अपराधों की जांच ही नहीं होती है और ठीक है, इनकी रिपोर्टिंग, मतलब अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने आता है तो कई बार एफआईआर दर्ज नहीं लिखी जाती है। कई लोगों को कई प्रकार के डरा कर, धमका कर कुछ लोग रोक लेते हैं, ठीक है, और पुलिस की जो नकारात्मक छवि है उसके कारण भी लोग थाने, पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है। खराब पुलिस बुनियादी ढांचा। पुलिस के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो हैं वो नहीं है। उनकी जो सिस्टम है, जो उनके द्वारा इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, वो पुराने सिस्टम चला आ रहा है। आधुनिक हिसाब से उनके पास वो सिस्टम नहीं है। आज हम देखते हैं कि जो नई व्यवस्था है उसमें फ्रॉड सिस्टम आप देख रहे होंगे इंटरनेट के माध्यम से। जब एक सामान्य व्यक्ति जिसका सातर दिमाग है वो किसी व्यक्ति के पैसे निकाल लेता है, वो पैसे में फ्रॉड कर लेता है, बहुत सारी गड़बड़ कर लेता है, और जिस पुलिस को हमने इसी के लिए डिप्लॉय किया है, उनने अपना जीवन समर्पित किया है, वो उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, जनरली आप जाने कि जिस व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया वो उम्मीद खो देता कि भारत में उसको मोबाइल मिलेगा। ठीक है, जनरली आप जानते ही हैं। ठीक है, आप गए रिपोर्ट लिखाने तो आपका मात्र उद्देश्य होता है कि मेरे द्वारा जो मेरा मोबाइल यूज किया जाता था अब वो मेरे पास नहीं, वो चोरी हो चुका और उसका कोई दुरुपयोग ना करे। आपको उम्मीद नहीं होती है, जबकि होना क्या चाहिए कि जो मोबाइल है वो जैसे ही आप रिपोर्ट लिखाने जाए तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अभी मिल जाएगा। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। तो पुलिस भी कई बार बेचारी लाचार होती है कि उसके पास वो इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी ना होना, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और जनता और पुलिस का संबंध, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जनता के मन में जो छवि है वो पुलिस की एक नकारात्मक टाइप की बनती जा रही है, तो इससे जनता का सहयोग पुलिस को नहीं मिलता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जनता और पुलिस का जो संबंध है वो सकारात्मक रूप से नहीं है। अगर हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की, जो पुलिस व्यवस्था में, पुलिस सिस्टम में होनी चाहिए लेकिन नहीं है, क्या क्या स्तर है, अगर हम राज्यों में देखें किसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, तो 70 पुलिस स्टेशनों में वायरलेस डिवाइस नहीं है। ठीक है, जो एक स्टडी कहती है 2019 में, वो कहती है कि 70 पुलिस स्टेशनों में वायरलेस डिवाइस नहीं है। ठीक है, कितनी खतरनाक स्थिति है। 214 पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, मतलब दूर दराज एरिया में कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं है। 24 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनमें ना तो वायरलेस है और ना ही टेलीफोन कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ हमने बोला कि वायरलेस डिवाइस नहीं है, यहाँ मतलब 70 जो पुलिस स्टेशन है वहाँ डिवाइस नहीं है वायरलेस की, 214 में टेलीफोन नहीं है, लेकिन 24 ऐसे हैं ना तो वायरलेस है ना आपका टेलीफोन है। औसतन एक पुलिस स्टेशन में सिर्फ 6 कंप्यूटर हैं। ठीक है, 6 मात्र हैं, और बिहार और असम जैसे राज्यों की बात करें ना तो वहां तो 1 या 1 से कम कंप्यूटर है। 1 से कम का मतलब जैसे ऐसा नहीं कि 1 का आधा रखा है, इसको ऐसा औसतन निकालते हैं कि कहीं 1 है, कहीं पर 2 हैं, 2-3 में कहीं है ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ऑन एन एवरेज है वो 1 से कम है। करीब 240 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। हर 5 में से 1 महिला पुलिसकर्मी का कहना है उनके पुलिस स्टेशन में अलग शौचालय नहीं है। महिलाओं के लिए अलग पुलिस जो स्टेशन है, अगर आप वहाँ देखें कि सेपरेट, अगर जो वुमेन कांस्टेबल हैं या महिला जो अधिकारियाँ हैं उनके लिए शौचालय नहीं है, तो कितनी मतलब गंभीर बात है जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है या व्यवस्था में काम नहीं हो पा रहा है, जो एक स्त्री सम्मान के लिए बहुत आवश्यक है। एक पुलिसकर्मी औसतन 14 घंटे काम करता है। ठीक है, काम के घंटे जो होना चाहिए कि 8 घंटे, लेकिन 14 घंटे काम करना पड़ता है, तो फिर जो काम की गुणवत्ता है उसमें गिरावट आती है। इसके बाद हम बात करें जो समाज का नजरिया है, जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो कैसा है। पुलिसकर्मियों के दिमाग में महिलाओं
निचली जातियों, अल्पसंख्यकों को लेकर भारी पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, कि महिलाओं के प्रति पहले से ही पुलिस जो कर्मी हैं वो एक अलग सोच बना के रखते हैं, है ना। निचली जातियों के प्रति एक अलग सोच है, अल्पसंख्यकों के प्रति एक अलग सोच है, ऐसा जो अध्ययन है वो कहता है। हर 4 पुलिसकर्मी में एक अपनी महिला सहयोगी को लेकर विचित्र पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, मतलब अगर 4 पुलिसकर्मियों को हम एक साथ खड़ा करें, उनमें से एक कम से कम पुलिस कर्मचारी ऐसा होगा जो अपनी सहयोगी, मतलब उनके साथ जो काम करने वाली पुलिस महिला कर्मी, कांस्टेबल हो, एसआई हो या कोई दूसरे पद पर हो, उनके मामले में अलग ही पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि बिना तथ्य के, बिना जांच के हम एक धारणा बना लेते हैं। कई बार वो धारणा सकारात्मक होती है, कई बार वो धारणा नकारात्मक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां हर 4 में से एक पुलिसकर्मी को लैंगिक संवेदनशीलता के संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे आपके साथ जो महिला काम करती है तो महिला की कुछ अलग जो शारीरिक गतिविधियां हैं, पुरुष की कुछ शारीरिक गतिविधियां अलग हैं, तो भगवान ने कुछ अंतर शारीरिक रूप से किया है, राजनीतिक रूप से अंतर कुछ नहीं है, हम समान हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रिविलेज महिलाओं को दी गए हैं, वो उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जैसे आप कहीं काम करने जा रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी और जो मेल हैं दोनों, पर हम उस समय जो महिला पुलिसकर्मी हैं उसको प्राथमिकता दें, उनका ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर पुलिसकर्मियों का मानना है कि लैंगिक हिंसा और यौन हमले से संबंधित शिकायतें क्या फर्जी और गलत मानसिकता से प्रेरित होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की शिकायत की गई है तो सबसे पहली बात तो वो अधिकतर क्या होंगी, फर्जी होंगी, या उनकी जो मानसिकता है वो गलत है, इस कारण ये शिकायत आई है। सर्वेक्षण में शामिल करीब 25% महिलाएं थी, 25% महिलाएं थी। उन्होंने बताया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कोई आंतरिक समिति नहीं है। ठीक है, मतलब जो पुलिस का व्यवस्था है, सिस्टम है, थाना है, ठीक है, कार्यालय है, उसमें अगर यौन जो दुर्व्यवहार किया जाता है या उत्पीड़न हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर भी एक समिति होनी चाहिए जो इन मामलों की जांच करे, पर इसके लिए कोई समिति नहीं बनाई जाती आंतरिक रूप से। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने राजनीतिक आकाओं, है ना, जो मुखिया होते हैं कि जी हजूरी में असफल वरिष्ठ पुलिसकर्मियों को बार बार क्या है, स्थानांतरण की जो समस्या है उससे जूझना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। एक बहुत आम बात है कि अगर कोई पुलिसकर्मी उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर पाता है तो उसे ये झेलना पड़ता है कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ़र का भी एक बड़ा दबाव देखने को मिलता है, ऐसा ये सर्वेक्षण कहता है। आगे देखते हैं हम, और सर्वेक्षण में 35% पुलिसकर्मियों का मानना है कि भीड़ द्वारा गोहत्या के मामले में अपराधी को दंडित करना एक स्वाभाविक बात है। अगर किसी व्यक्ति ने गोहत्या कर दी तो भीड़ के द्वारा उसे दंड दिया जाना बहुत आम सी बात है, मामूली बात है। साथ ही 43% पुलिसकर्मियों को लगता है कि बलात्कार के आरोपी को भीड़ के द्वारा सजा देना एक सामान्य सी घटना है। ठीक है, आप समझते हैं भीड़ के द्वारा जो ऐसे गतिविधियां की जाती, किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, मार दिया जाता है, इसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, ये या भीड़ के द्वारा जो किया गया अपराध। ठीक है, जो मॉब लिंचिंग क्या है, अपराध है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, गोहत्या की है, हत्या की है, कुछ भी अपराध किया है, उसे दंड देने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को, ना कि हमको। हम ये तय करने वाले कौन होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपराधी, ये कौन करेगा, न्यायपालिका। तो इस हिसाब से पुलिसकर्मियों की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर्वेक्षण जो आपका सर्वे हुआ वो ऐसा बताता है। 37% पुलिसकर्मियों का मानना था कि छोटे मोटे अपराधों के लिए कानूनी मुकदमे की बजाय पुलिस को ही सजा देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, कि छोटे मोटे मामले उनको पुलिस ही दंड देकर उनको निपटा ले। 72% पुलिसकर्मियों को प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान राजनीतिक दबावों का अनुभव होता है। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई फेमस व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी जब जाँच की जाती है तो 72% पुलिसकर्मियों को
ये दबाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो कई प्रकार का दबाव हो सकता है, तो उस राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है, तो ये जांच में बड़ी दिक्कत होती है इससे। भारत की हम मौजूदा पुलिस व्यवस्था को अगर देखें तो ये चलती है भारतीय पुलिस अधिनियम, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, इसके द्वारा ही निर्देशित होती है। देश में पुलिस विभागों की संरचना, उनके काम करने का तरीका कानून के मुताबिक तय किया जाता है। ठीक है, कई राज्यों ने अपने पुलिस मैनुअल भी होते हैं जिनमें इस बात का विवरण होता है कि राज्य पुलिस का संगठन किस प्रकार किया जाएगा, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे वो काम करेंगी, क्या उनकी प्रक्रियाएं होंगी, उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, जिम्मेदारियां क्या होंगी, रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, उनका रखरखाव किस तरीके से होगा, कहाँ रखे जाएंगे, सारे बातों का जिक्र इसमें होता है। अन्य कानूनों की बात करें इसके अलावा जो IPA है, मतलब इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, भारतीय पुलिस अधिनियम है, इसके अलावा भी भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पेनल कोड है 1861। ठीक है, और जो 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, और तीसरा है CRPC दंड प्रक्रिया संहिता जो है हमारी 1973 की। ठीक है, ये 3 कानून और हैं इसके अलावा जिनके तहत पुलिस प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। अब बात है कि सुधार की जरूरत क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है पुलिस सुधार की। तो सबसे पहली बात तो क्या है, पुलिस जो है वो जनता के अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। किसी पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित ना किया जाए, किसी व्यक्ति को जो है वो अपने कार्य सही तरीके से कर सके, समाज के द्वारा उसके साथ कोई अन्याय ना किया जाए, तो पुलिस से बड़ी उम्मीद होती है। और अगर पुलिस व्यवस्था सही नहीं होगी तो जो न्याय की हम बात करते हैं, न्याय के वितरण की मांग करते हैं हम, ठीक है ना, या बात करते हैं, वो सही रूप से वितरण नहीं हो पाएगा। तो पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाना है और बनाकर उसका विश्वास जीतना। पुलिस जैसी संस्था में उनके भरोसे के बढ़ाने के लिए पुलिस सुधार की आवश्यकता है। जब पुलिस सही तरीके से काम करेगी, जनता का विश्वास बढ़ेगा। जनता का विश्वास बढ़ेगा तो जनता और पुलिस की भी जो संबंध की हम बात कर रहे थे कि दोनों में जो सकारात्मक नहीं है वो सकारात्मक होंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो पुलिस को भी क्या है अपने कार्य में आसानी होगी और जनता के अधिकारों का संरक्षण होगा, जो वास्तविक लोकतंत्र की जान है। इसके बाद बात करते हैं, चूंकि वर्तमान पुलिस अपराधीकरण के शिकार होने के साथ साथ राजनीतिकरण के शिकार हैं। 2 शब्द देखें, पुलिस व्यवस्था में भी अपराधीकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है और दूसरी राजनीतिकरण भी इनका किया जा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। यदि इसको दूर नहीं किया गया तो पुलिस व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकते। राजनीतिकरण में क्या होता है, किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव हो जाता है आपका, तो उस पार्टी विशेष के लिए जब पुलिसकर्मी या कोई अन्य अधिकारी काम करने लगे तो अन्य जो पार्टी के समर्थक हैं या नहीं हैं तो उनके साथ अन्याय होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करें, अगर ये हर तरीके से अपडेट नहीं हुए, आधुनिक नहीं हुए, टेक्नो फ्रेंड नहीं हुए, तो फिर क्या है, दूसरी सेवाओं को चलाने में भी दिक्कत होगी। क्योंकि पुलिस व्यवस्था ऐसी है जिसका संबंध हर डिपार्टमेंट से, हर उससे रहता है कि क्योंकि जहाँ कानून है उनका उल्लंघन होगा तो पुलिस का वहाँ हस्तक्षेप या इन्वॉल्वमेंट या संबंध पाया जाएगा। और अगर पुलिस व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, टेक्नो फ्रेंड नहीं है, तो बाकी चीज़ों से फिर टेक्नो फ्रेंड होने में दिक्कत होगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। समय के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, इसमें साइबर अपराध बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध किए जा रहे हैं, धोखाधड़ी की जा रही है, तो इनको कैसे पकड़ेंगे। तो ये जब अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए पुलिस में सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है, समय के हिसाब से जो आजकल के नए छात्र लोग आ रहे हैं, उन छात्रों से निपटने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिस व्यवस्था में जोड़ना होगा, करना होगा। दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कतें अगर देखें तो कई प्रकार की खामियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपका सर्वे कहता है कि सबसे पहली बात तो संगठन है वो परंपरागत है, जैसा पहले से, मतलब जो भारतीय पुलिस की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है। मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सिस्टमेटिक उनके पास ना तो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटरों की कमी है, उनके पास गाड़ियों की कमी है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी की कमी है, इंटरनेट की कमी है, क्लियर है, और भी जैसे बेसिक सुविधाएं हैं उनकी कमी है।
दबाव का माहौल है, जो राजनीतिक दबाव होता है वो कई प्रकार के दबाव के माध्यम से डराकर धमकाकर जो भी माध्यम हो सकते हैं, या प्रेम से भी एक नया तरीका है। क्लियर? तो इसके कारण वो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। गैर प्रचलित और पुराने हथियार इनके पास उपलब्ध हैं, जो कि नए जो अपराधी हैं, जो आधुनिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति है उसमें देखें नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, और जिनको रोकना है उनके पास पुराने हथियार हैं, तो कैसे हम इसको कम्पीट कर पाएंगे। खुफिया जानकारी जुटाने की परंपरागत तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण जो खुफिया जानकारी है वो पुलिस समय से पहले कई बार नहीं पता कर पाती, तो उसमें दिक्कत होती है। भ्रष्टाचार और जनशक्ति की कमी है। देश में पुलिस व्यवस्था का जो स्तर है वो संतोषजनक नहीं माना गया है इस सर्वे के अनुसार। ठीक है, जनता के मन में एक सकारात्मक छवि नहीं है। जो जनता जिस उद्देश्य से, जिस आशा से जाती है, वो आशा उसकी पूरी नहीं हो पाती है, तो इसका जो स्तर है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाता। देखिए, जो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है उसे हम मानते हैं ग्राहक उन्मुखी प्रशासन। ग्राहक उन्मुखी मतलब जो ग्राहक चाहता है वो सर्विस प्रोवाइड की जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, आजकल की हम एलपीजी की बात करें तो वो जो स्तर है, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हमारे पास विकल्प होता है चूज करने का, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास विकल्प नहीं है। लेकिन एक विद्वान हुए बेसेंट ओस्ट्रॉम, वो कहते हैं कि अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। और अब यहाँ तो विकल्प उपलब्ध हो नहीं सकता कि कई प्रकार की पुलिस व्यवस्था अपना लें, तो इस पुलिस व्यवस्था को हमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम पुलिस की जवाबदेही की बात करें तो इंडियन पुलिस एक्ट जो 1861 का है, इसकी जो धारा 4 है, इसके अनुसार पुलिस न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति बल्कि कार्यपालिका का मतलब सरकार के नियंत्रण में काम करती है। हालांकि दूसरे प्रशासन सुधार आयोग ने टिप्पणी की थी और एक कमेंट किया था कि कार्यपालिका द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग करती, जैसे जो मंत्रीगण हैं, है ना, मंत्रीगण व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों के लिए पुलिस बलों का उपयोग करते हैं। इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि जो राजनीतिक कार्यकारिणी की शक्तियां हैं इनका दायरा सीमित किया जाना चाहिए, इनका जो कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उतना कंट्रोल नहीं होगा तब पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी, ऑटोनोमी रहेगी, तो वो सही निर्णय ले पाएंगे, सही तरीके से काम कर पाएंगे, जल्दी निर्णय ले पाएंगे। पुलिस कर्मियों की दूसरी बात जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अगर मानक देखें तो प्रति लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 181 पुलिसकर्मी स्वीकृत है नहीं है कितने? 137। अब देखें 222 होना चाहिए, लगभग हम आधे पर हैं, तो इतनी कम पुलिस बल कैसे पुलिस कार्यों को सही तरीके से कर पाएगी? आप जानते हैं समय समय पर मांग उठती रही है कि जो पुलिस व्यवस्था है उसमें पुलिस बल की तैनाती या पुलिस बल की संख्या को बढ़ाया जाए। फिर आगे की समस्या है कि इनकी रिपोर्टिंग कम होती है। जो अपराध हैं, यदि हम 2015 के आंकड़ों को देखें तो आईपीसी के तहत दर्ज अपराधों की सजा दर केवल 47% थी। मतलब 100 लोगों को अगर आपने गिरफ्तार किया या उन पर मुकदमा दायर हुआ तो सजा कितने को मिल रही? मात्र 47% को। विधि आयोग ने इस कमी के लिए जांच के लिए खराब गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया था। ये विधि आयोग कहता है, भारत का लॉ कमीशन कहता है कि इसका जो कारण है उसका कारण है कि सही तरीके से जो क्वालिटेटिव जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर जांच होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। फिर इसके बाद जो ढांचा है वो गड़बड़ है। आधुनिक पुलिसिंग के लिए एक मजबूत संचार, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, अत्याधुनिक जो है हथियार होने चाहिए, उच्च गतिशीलता की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपको चोर को पकड़ना है तो चोर से ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं चोर दौड़ रहा है 4 किलोमीटर की स्पीड से, हम 3 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ें तो फिर नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें दौड़ने का जो साधन है वो ऐसा होना चाहिए कि 5-10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़े तो कितना भी आगे चोर निकल जाए हम उसको पकड़ सकें। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग ने कई रिपोर्टों में इन कमियों का उल्लेख किया है। मतलब समय समय पर उल्लेख किया गया है कि पुलिस व्यवस्था में ये सारी कमियां विद्यमान हैं। पुलिस और जनता के बीच पर्याप्त सहयोग की कमी, जो सहयोग जनता से पुलिस को मिलना चाहिए और पुलिस से जनता को, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए लोगों
कि विश्वास, सहयोग और समर्थन की जरूरत होती है। बिना समर्थन, जनता का समर्थन अगर नहीं मिलता है तो बड़ी दिक्कत होती है पुलिस को अपने काम करने में। दूसरे प्रशासनिक सुधार सेकंड ARC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुलिस और आम जनता के बीच का जो संबंध है वो असंतोषजनक स्थिति में है। पुलिस को लेकर लोगों के मन में भ्रष्ट, अक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण, गैर जिम्मेदाराना रवैये की छवि बनी हुई है। मतलब इस प्रकार की छवि जनता के बीच में पुलिस की बनी हुई है। ट्रेनिंग की जो गुणवत्ता है वो भी बड़ी खतरनाक है, मतलब अच्छी नहीं है। पुलिस की ट्रेनिंग की गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि बहुत कम पुलिस कर्मियों को IPC और CRPC का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 500 धारा IPC की, तो अगर ट्रेनिंग सही तरीके से दी जाए तो 500 IPC धारा बिल्कुल मुखाग्र आपको याद हो सकती हैं। अब कोई व्यक्ति आपके पास केस लेकर आए तो कुछ आप देखते हैं ना, बहुत सारी जो रिपोर्ट होती हैं उनमें बहुत सारी कुछ धाराएं हैं जो कॉमन सी हैं, वो चलती रहती हैं। जब तक आपको पूर्ण नॉलेज नहीं होगा कि कौन सी धारा में क्या क्या हो सकता है, और अगर धारा में भी जब व्यक्ति बहुत अच्छे से अध्ययन करे ना तो वो भी बता सकता है कि फलानी IPC की धारा है, ये सही नहीं है। तो ऐसा जो नॉलेज कब होगा, जब आप उसे गहन अध्ययन करेंगे, और आपको तो याद ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। इसके लिए कई प्रकार के सुधार आयोग जो बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिए कौन कौन समितियां इससे संबंधित हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 में बनाया गया था। फिर रिबेरो समिति 1988 में बनाई गई। पद्मनाभ भैया समिति 2000 सन में बनाई गई। मलीमत समिति 2002-3 की है, जिसने पुलिस सुधार के लिए सिफारिशें की। पुलिस एक्ट मसौदा समिति थी 2005 की। प्रकाश सिंह बनाम वर्सेस भारत संघ का जो मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कुछ निर्देश दिए थे जिनको हम देखते हैं अभी। और पुलिस सुधार पर सेकंड ARC, मतलब द्वितीय सुधार, प्रशासनिक सुधार था, उसने पुलिस के संबंध में भी सिफारिशें दी थी वो। और पुलिस एक्ट मसौदा समिति सन 2015 की। तो इतनी सारी जो समितियां, जो आयोग हैं या जो निर्देश हैं, वो पुलिस सुधार से संबंधित हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम राष्ट्रीय पुलिस सुधार आयोग की। राष्ट्रीय पुलिस सुधार जो आयोग है, इसका गठन सरकार के द्वारा 1977 में किया गया था। और इस आयोग का मानना था कि आज़ादी के बाद देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अब जो परिवर्तन है वो बहुत आ चुका है। और परिवर्तन आ चुका है तो इस परिवर्तन के हिसाब से पुलिस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। लेकिन पुलिस व्यवस्था में इस परिवर्तन के हिसाब से कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि समय के हिसाब से लोगों में बदलाव आ रहा, तो पुलिस को भी अपने हिसाब से पुलिस की व्यवस्था को भी चेंज किया जाना चाहिए। आयोग ने इसलिए क्या कहा कि इस बाबत अपनी तमाम सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। हालांकि सिफारिशों को लेकर सरकार का जो रवैया था सकारात्मक नहीं रहा, मतलब सरकार ने सिफारिशों पर उतना ध्यान नहीं दिया। प्रकाश सिंह जो वाला मामला था, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 2006 की बात है, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस सुधार से जुड़े 7 निर्देश दिए थे कि इन 7 निर्देशों को आप फॉलो करें और पुलिस व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। इन निर्देशों में पुलिस सुधार शुरू करने हेतु एक व्यवहारिक तंत्र का खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, जिससे प्रैक्टिकली रूप से हम एक ढांचा तैयार करें। ये 7 में हम देखते हैं क्या क्या था। पहला था, हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, राज्य सुरक्षा आयोग क्या करेगा? पहला, ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार पुलिस पर अनावश्यक दबाव न डाले, पहला। दूसरा, व्यापक नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करेगा। तीसरा, राज्य पुलिस के प्रदर्शन का आकलन करेगा। ठीक है, ये इसका काम होगा राज्य सुरक्षा आयोग का। दूसरा हम बात करें दूसरी सिफारिश की, प्रकाश सिंह जो बादल हैं वर्सेस जो भारत संघ है, पंजाब राज्य जो है, भारत संघ का जो मामला है, इसमें कहा गया राज्य के DGP की नियुक्ति योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा की जाए और उसका जो न्यूनतम कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल उसका हो, ये दूसरी सिफारिश थी। तीसरी देखते हैं हम, DGP के अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों का भी न्यूनतम 2 साल तक कार्यकाल निर्धारित किया जाए। ना सिर्फ DGP का 2 वर्ष कार्यकाल निर्धारित हो, बाकी जो अन्य कर्मचारी हैं उनका भी 2 वर्ष का कार्यकाल हो, ताकि वो अपनी ड्यूटी बिना किसी दबाव के निभा सकें, उन्हें डर ना हो कि मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है,
अमूमन चौथा पॉइंट का या चौथी सिफारिश है या चौथा जो निर्देश है न्यायालय का, अमूमन पुलिस की दो भूमिकाएं होती। पहला, विभिन्न मामलों की जांच और छानबीन करना। दूसरा, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखना। न्यायालय ने कहा पुलिस की इन दोनों भूमिकाओं को अलग किया जाए, मतलब जांच करने को अलग कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरा जो कानून व्यवस्था बनाए रखना अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग, दोनों भूमिकाओं को अलग अलग कर दें। तो इससे क्या है, जो हम सन विभाजन पढ़ते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर, इफिशियंसी बढ़ेगी, इसमें कार्य कुशलता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। एक विंग होगी जो छानबीन करेगी, एक जो कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। पांचवा निर्देश था डीएसपी और उससे नीचे के पदों के पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदोन्नति मतलब प्रमोशन, सेवा संबंधी जो अन्य मामले निर्णय लेने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड मतलब पीईबी का गठन किया जाए। साथ ही यह बोर्ड डीएसपी के पद से ऊपर की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर सिफारिश देने का काम करेगा। मतलब अगर डीएसपी से ऊपर का कोई पोस्ट है या डीएसपी है, उसकी सिफारिश करेगा क्या, ट्रांसफर के संबंध में, तो यही क्या करेगा, पुलिस स्थापना बोर्ड करेगा। छठवां, गंभीर कदाचार है, हिरासत में मौत हो गई, गंभीर चोट लगाई है ना, लग गई, पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामलों में डीएसपी से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायत करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण पीसीए की स्थापना की जाए। बहुत अच्छा निर्देश दिया गया था कोर्ट के द्वारा। गंभीर कदाचार के मामलों में डीएसपी पद के नीचे के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की जांच जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जाए। ठीक है, इसमें मतलब पुलिस के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकें और इससे क्या है कि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सकती है। सातवां जो है अंतिम जो हम निर्देश पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय का, केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। जो केंद्रीय पुलिस संगठन है मतलब सीपीओ है के प्रमुख होते हैं, उनका चयन, उनकी नियुक्ति के संबंध में एक पैनल तैयार करने का काम करेगा कि भाई कौन उनकी नियुक्ति करेगा, कौन उनका चयन करेगा। इस पैनल के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करेगा और प्रमुखों का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होना चाहिए। ऐसी इसके द्वारा सिफारिश या निर्देश दिए गए, सिफारिश नहीं, निर्देश दिए गए न्यायालय के द्वारा। अब देखते हैं कि नीति आयोग क्या कहता है पुलिस के संबंध में, पुलिस सुधार के संबंध में नीति आयोग क्या कहता है। तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थी, इनको हम देखते हैं। पहला, राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने यहाँ मॉडल पुलिस अधिनियम 2015 लागू करें और इसके लिए उन्हें राजकोषीय सहायता भी प्रदान की जाए। दूसरा, राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम लाया जाए और उनकी शिक्षा जारी रखने की समुचित व्यवस्था की जाए। मतलब उसके बाद अगर वो शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो जारी रख सकें। एफआईआर दर्ज करने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाए। छोटे मोटे अपराधों के लिए एफआईआर की व्यवस्था की जानी चाहिए। और आप देखें अभी हाल में ही कुछ राज्यों ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और एफआईआर जो है एफआईआर की व्यवस्था प्रारंभ की है। नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े इमरजेंसी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया जाए। समय के साथ साथ नए अपराध मसलन साइबर अपराधों, ठीक है, साइबर खतरों और धोखाधड़ी से निपटने के लिए अलग कैडर बनाया जाए। जो नए प्रकार के अपराध आ रहे हैं उनके लिए अलग से जो कैडर है वो बनाया जाए। इतनी सारी बातें हो गई। फिर मन में आता है कि भाई जब इतना सब कुछ सिफारिश हो चुका है, आपको पता चल चुका है समस्या, तो रफ्तार धीमी क्यों है? रफ्तार धीमी का जो कारण है, सबसे पहला तो स्मार्ट है ना। स्मार्ट पुलिस की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। ठीक है, जब सरकार ने प्रयास ही नहीं किए तो सुधार कैसे होंगे? कानून और व्यवस्था को समवर्ती सूची में रखने जैसी कोई कानूनी या विधायी पहल नहीं की गई। मतलब अभी जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो राज्य का विषय है, तो ये समवर्ती सूची में होगा तो दोनों इसके लिए कानून बना सकते हैं। भ्रष्ट आचरण, लाल फीताशाही और पक्षपात ने पुलिस सुधार और पुलिस विभाग को पंगु सा बना दिया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सरकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। ठीक है, जब पुलिस आयोग ने सिफारिश की और उसको सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया तो इसको हम एक प्रकार का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं।
केवल पुलिस प्रणाली ही नहीं बल्कि दूसरी आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल है ना, सुधार की जरूरत हमेशा हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को, हर व्यक्ति को, सबको सुधार की जरूरत होती है। जब व्यक्ति सुधार चाहता है, रिव्यू करता है, तो हम क्या होता है, वो डेवलप होता है। संविधान की भी समीक्षा की जाती है। आपने सुना होगा संविधान समीक्षा आयोग, जो संविधान में समय के हिसाब से बदलाव की सिफारिश करता है। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जो मनीमत समिति की रिपोर्ट है, इसको सही तरीके से अगर लागू करें तो क्या है, इससे पुलिस के मुख्य कार्यों को उसके अन्य सहायक कार्यों से अलग करने की बात की गई थी, इसको लागू कर दिया जाए तो पुलिस पर जो कार्यबल है या उस पर जो कार्य का करने का बोझ है वो कम हो जाएगा। मॉडल पुलिस कोड 2006 का पालन किया जाना चाहिए। जो ऐसे आपके आचरण तय किए जाते हैं पुलिस के, जैसे आपने सुना होगा नैतिक संहिता, आचरण संहिता, तो ऐसे ही आचरण संहिता किसके लिए, पुलिस के लिए 2006 की है, उसका पालन किया जाना चाहिए। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को अपनाई जाए, समय के हिसाब से अपडेट, टेक्नो फ्रेंड होना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ाया जाए। कुछ राज्यों में शुरू की गई बेहतरीन पहल, जैसे केरल में जन मैत्री सुरक्षा, असम की मीरा जो पाइबा है, मसाल धारक जैसी योजनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी प्रकार की कुछ योजनाएं हैं, इनका इनिशिएटिव दूसरों को प्रेरणादायक के रूप में कार्य कर सकता है। प्रकाश सिंह समिति के दिशा निर्देश के हिसाब से जो हमने बात की, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन, पुलिस शिकायत अधिकारियों का गठन, राज्य बलों के भीतर डीजीपी और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों को कम से कम 2 साल की न्यूनतम कार्यकाल हो, डीजीपी की नियुक्ति, जांच कर रही पुलिस को कानून व्यवस्था से अलग करें और एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। तो ये शॉर्ट में है जो प्रकाश सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश थे। इन्हें आप मेंस में बहुत अच्छे से कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं आपका दल बदल। तो दल बदल का मतलब होता है कि जब कोई एक सांसद है या विधायक है वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं दल बदल। तो पहले देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, फिर हम देखते हैं टॉपिक। और चर्चा में क्यों है, चर्चा में ये है कि जो मुकुल राय थे तृणमूल कांग्रेस के, वो पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो कभी कांग्रेस में कभी ये सांसद रहते हैं, कभी ये विधायक रहते हैं। अब क्या हुआ कि वर्तमान में उनकी जो पुरानी पार्टी मतलब टीएमसी है या तृणमूल कांग्रेस है, वो सत्ता में आ गई, वो मजबूत हो गई, तो वापस फिर ये कहाँ आ गए, बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में। अब जब ये टीएमसी को ज्वाइन किया और बीजेपी को छोड़कर आए, तो इनमें दल बदल का इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। मतलब इनकी मेंबरशिप पर एक प्रश्न उठता है कि बीजेपी का कहना है कि आप तो मेंबर रह ही नहीं सकते अब, क्योंकि आपने बीजेपी को छोड़कर किसको ज्वाइन किया है, टीएमसी को ज्वाइन किया है। तो ऐसा हम प्रावधान पढ़ेंगे इस कानून में कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, वो सांसद नहीं रहेगा, वो विधायक नहीं रहेगा। लेकिन इस पे जो अंतिम निर्णय लेता है वो राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष लेगा, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष लेगा या राज्यसभा का सभापति लेगा। तो यहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, चूंकि वो किसके मेंबर हैं या किस पार्टी के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, टीएमसी के हैं, तो वो उस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। जब निर्णय नहीं ले रहे हैं तो इसके खिलाफ कहाँ बीजेपी गई हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को आप 7 अक्टूबर तक निपटा लें। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि भाई ये तो हमारा मामला है, ये तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, आप इनमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अभी ये और चर्चा में रहेगा, हम इस पर और अभी देखेंगे कि क्या डिसीजन आता है। उससे पहले हम जानते हैं कि मामला मतलब दल बदल क्या है, दल बदल में कौन कौन से प्रावधान होते हैं, इसमें विधानसभा अध्यक्ष की क्या या लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है, क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, क्या इसके नकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। दल बदल विरोधी कानून एक दल के लिए या पार्टी के लिए लोगों के जनादेश मैंडेट के उल्लंघन के खिलाफ एक बीमा के रूप में सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, लेकिन यह सभी असहमति दबाने करने के लिए एक उपकरण नहीं बनाया सकता। पहली बात क्या कह रहे हैं कि दल बदल कानून है। दल बदल का मतलब आपने अगर किसी व्यक्ति को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीता तो उसी पर रहा है ना, इंश्योर करता है।
ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है कि वो उसी पार्टी में रहेगा, हमने जिस पार्टी की चुनाव चिन्ह पर उसको वोट दी थी। लेकिन अगर वो पार्टी से सहमत नहीं है और वो पार्टी से बाहर जाना चाहता है या कोई निर्णय लेना चाहता है, कोई वक्तव्य देना चाहता है, तो उसे दबाए जाने के उपकरण के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा कि भाई आपको इसी पार्टी में रहना पड़ेगा, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। अगर हम प्रीलिम्स में देखें तो दल बदल विरोधी कानून के तहत दी गई छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों या बयानों पर विचार कीजिए। कुछ शर्तों में राजनीतिक दलों के विलय के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं कुछ मामलों में नहीं होती, हम अभी पढ़ेंगे आगे। किसी पार्टी एक दूसरे के साथ विलय हो सकता है या दो पार्टियां मिलकर एक नई पार्टी बना सकती हैं। अगर विधायक दल के सदस्यों में से एक दूसरे दल के सदस्य साथ का विलय करने का फैसला करते हैं, मतलब दो पार्टियां मिलकर विलय करती हैं। हमें बताना कौन सा इनमें से सही है। क्लियर है? जब आप पूरा दल बदल कानून के प्रावधान पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। बस हमको समझना है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, तो इनको ध्यान रखें। इसको मेंस को आपको लिखना है। अब बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून की। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 52वां संविधान संशोधन किया गया, 52वां संशोधन किया गया। और कब किया गया? 1985 में, 1985 में। और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। आप जानते हैं हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से जोड़ी गई और ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा विधायकों, है ना, या सांसदों को किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, कोई ए पार्टी का मेंबर बी पार्टी में जाता है, क्यों? अपने किसी लालच के कारण, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण। तो इस व्यक्ति को जब ये बी में पहुंचा, ये मान लीजिए एमपी था, मतलब सांसद था, या ये एमएलए था, तो जब इसमें पहुंचेगा तो इसका स्वार्थ हो सकता है कि मुझे मंत्री पद मिलेगा, ठीक है, या मैं रूलिंग पार्टी में रहूंगा, तो इसकी मेंबरशिप यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी। मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी तो इसे मंत्री पद नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो 6 महीने का मिलेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इस पर रोक लगेगी। जो लालच के कारण, राजनीतिक उद्देश्यों के कारण लोग दल बदल करते थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे, इस पर रोक लगेगी। ऐसे बात करें हम राज्यों में विधानमंडल की बात होगी, केंद्र में संसद की बात होगी। यह कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है। तो दोनों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कब? उसके कुछ शर्तें हैं, मतलब इसमें कुछ प्रावधान है। यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति है, उसका मेंबर है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र देता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, मतलब पार्टी की सदस्यता खत्म होगी, तो उसकी विधायिका की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी, पहला। यदि दूसरा है कि वो अपने विप सचेतक, जो राजनीतिक मुखिया होते हैं, उनके जो निर्देश हैं उनके खिलाफ मतदान करता है, ठीक है, या उनने कहा मतदान करना है, वो मतदान नहीं करता है, उनने कहा कि किसी मामले पर कल वोटिंग होनी, आपको उपस्थित होना है, आप उपस्थित ही नहीं हुए, ठीक है, मतलब एब्सेंट रह गए, या उनने कहा था कि इसके पक्ष में वोट करना, आपने विपक्ष में वोट कर दिया, उनने कहा था इसके विपक्ष में वोट करना है, आपने उल्टा कर दिया, मतलब जो उनका निर्णय था उसका उल्लंघन किया है। और आपने 15 दिन के अंदर क्षमा अगर उनसे मांग ली और उनने क्षमा कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने क्षमा नहीं मांगी और क्षमा नहीं किया तो आपकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। और खास करके इनका प्रयोग होता है आपका जो विश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव है, ये सब पे लागू नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर जो आपके प्रस्ताव हैं उन पर ही लागू होता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है और वो चुनाव जीत कर आता है और चुनाव जीतने के बाद वो किसी पार्टी की, किसी दल की मेंबरशिप ले लेता है तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई मनोनीत सदस्य है,
ठीक है। राज्यों की बात करें तो विधानसभा में, केंद्र की बात करें संसद में, मनोनीत सदस्य जैसे ही होता है तो वो मनोनीत होने के 6 महीने बाद तक, मतलब अगर वो जनवरी में मनोनीत हुआ उदाहरण के लिए, तो जब 6 महीने हो जाएंगे कब, जून में, जून तक वो चाहे तो किसी दूसरी पार्टी, है ना, दूसरी, उसकी तो अपनी पार्टी है नहीं, किसी पार्टी के थ्रू नहीं आया, उसे तो राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने मनोनीत किया है, तो किसी पार्टी में वो शामिल हो सकता है, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद, ये जून के बाद अगर वो शामिल होता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। क्लियर, ये इसमें प्रावधान है। लेकिन इसमें हम एक्सेप्शन भी देखते हैं। एक्सेप्शन में अगर आप देखें तो एक एक्सेप्शन है इसमें कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ जाते हैं और क्या है, एक नई पार्टी बना लेते हैं, तो इन सदस्यों की मेंबरशिप खत्म नहीं होगी, मतलब विधायिका की सदस्यता इनकी खत्म नहीं होगी। दूसरा है, अगर ये किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब भी इनकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। क्लियर। पहले एक प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर एक साथ जाते हैं और दूसरी पार्टी बना लेते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनकी मेंबरशिप खत्म नहीं होती थी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रावधान को रद्द कर दिया है। तो वर्तमान में ये वाला प्रावधान है कि अगर 2/3 मेंबर ऑफ द एनी पार्टी के मेंबर पार्टी छोड़कर किसी नई पार्टी में शामिल होते हैं, नई पार्टी बनाते हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उनकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। आगे देखते हैं कि ये दल बदल के साथ मुद्दे क्या हैं। अगर आप मुद्दों को देखें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की सच्ची भावना के खिलाफ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में है और वो उस पार्टी के सिद्धांतों से, उस पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो उनके अगेंस्ट बोल सकता है, बोलना चाहिए, उसे ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे उस पार्टी में नहीं रहना, किसी दूसरी पार्टी में रहना, उस दूसरी पार्टी के विचारों से सहमत है तो उसमें उसको जाने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये तो क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। आपको तो पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपकी खुद की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन है। सरकार पर विधायी नियंत्रण में बाधा आती है। ठीक है, सरकार इस पर क्या है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण रखने में सरकार को दिक्कत होती है। पीठासीन अधिकारी की क्या होती है, भूमिका होती है, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो तय करेगा कि दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति शामिल हुआ है तो उसकी मेंबरशिप खत्म होगी या उसकी मेंबरशिप रहेगी, है ना, कि कोई व्यक्ति अयोग्य है या नहीं है, निर्णय कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। बहस और चर्चाओं को प्रभावित करता है ये। क्लियर, ये मुद्दे हैं। इसमें एक केस आता है कि हो तो होलोहन बनाम जाचिल्हू 1993 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा या लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब उसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया सकता है या उसकी जांच की जा सकती कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने या लोकसभा अध्यक्ष ने या जो पीठासीन अधिकारी है उसने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही है या गलत है। ठीक है, न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के जो सारे प्रावधान हैं वो संसद और राज्य विधानसभाओं में जो इलेक्टेड मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 जहां पर सांसदों और विधायकों के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। मतलब जो उनको स्वतंत्रता दी गई है, जो उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते। इसका लब्बो-लुआब क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष ने, ठीक है, जो करंट का मामला है इसको देखें हम, या कभी लोकसभा में बात आएगी या लोकसभा में ऐसा मामला आता है तो उस मामले के जो निर्णय हैं वो पीठासीन अधिकारी ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इस पीठासीन अधिकारी के निर्णय की जांच न्यायालय कर सकता है। अब ये दल बदल जो कानून है वो क्यों लाया गया? ठीक है, ये तो हमें मालूम 1985 में लाया गया, 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो राजनीतिक दल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक
दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं, सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। हालांकि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के भीतर ये हमने महसूस किया कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने लगी हैं और सरकारें गिरने लगी हैं। मतलब किसी पार्टी की विधायक सांसदों को मिलकर सरकार बनाई, जनता ने उनको वोट दिया, अब सरकार बनने के बाद वो उससे बाहर होने लगे तो सरकार गिरने लगी। किसी दूसरे दल में मिल गए तो उसकी सरकार बनने लगी। 1960 और 70 के दशक में आयाराम और गयाराम की राजनीति, मतलब किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप जीते, आपको फायदा लगा कि नहीं इसकी सरकार नहीं बनी, आप इसमें शामिल हो गए, इसकी सरकार बना ली, या इसने मंत्री नहीं बनाया तो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो आयाराम गयाराम की जो पॉलिसी थी वो प्रचलन में हो गई। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदल करके इस मुद्दे को गरमा दिया और एक नया मुद्दा या नई चर्चा का विषय बनाया। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए आयोग घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। भाई ऐसे लोग जो एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको आयोग घोषित किया जाए, क्यों उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने दिया जाए। जिससे उद्देश्य वो जा रहे हैं वो उद्देश्य उनका रोक दिया जाए, जो लालच है वो लालच नहीं मिलेगा तो ये स्थायी बने रहेंगे। तो अंततः 1985 में संविधान में संशोधन किया गया और 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने दल बदल के प्रावधान जोड़े, जो कि हमने चर्चा की थी। अब इस कानून की बात करें कि भाई क्या इसकी प्रासंगिकता है, इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो ये दल बदल कानून है, राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदल में को रोकता है। और इससे क्या होगा कि जब जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप जीत कर आए उसी पर रहेंगे तो इससे सरकार में स्थिरता रहेगी। सरकार स्थिर रहेगी तो उसका हर समय ध्यान नहीं रहेगा कि मेरी सरकार ना गिरे, मेरी सरकार ना गिरे, तो वो सरकार विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। 1985 से पूर्व कई बार ये देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते थे और सरकार बना लेते थे। इसके कारण सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी और ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था, क्योंकि सरकार को ध्यान इस पर है कि मेरी सरकार ना गिरे, मेरे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में ना शामिल हुए, उन्हीं पर ध्यान है। तो उन पर ध्यान रहेगा तो जनता पर ध्यान नहीं रहेगा और नुकसान अंततः जनता को होगा। दल बदल कानून से ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता की बजाय विकास संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि उसको अब डर नहीं कि हमारे मेंबर कहीं दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले खर्च को भी रोकने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है। क्लियर है? जो राजनीतिक दल हैं उनकी स्थापना या उनकी प्रभावशीलता ज़्यादा बड़ी है कि भाई आप पार्टी में रहोगे, पार्टी के अंदर काम करोगे, दूसरी पार्टी में शामिल होगे तो फिर आपकी जो विधायिका की मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। इससे स्थिरता प्रदान हो गई, इससे जनता के जनादेश का सम्मान हो गया। सरकार को जन कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं उन पर ध्यान देने की जो है वो समय ज़्यादा मिला, तो अंततः जनता को फायदा हुआ। अगर विपक्ष की बात करें तो सबसे पहली बात तो संवाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इसका बहुत महत्व है हमारी संस्कृति में। पर दल बदल विरोधी कानून क्या हो रहा है कि भाई आप पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते। जिस पार्टी की में आप हैं उसकी विचारधारा के अनुसार आपको काम करना पड़ता, आपके विचारों को नहीं सुना जाता है। यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों का शासन करता है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि हम लोकतंत्र में लोगों को महत्व देते हैं जबकि यहाँ पर पार्टी राज्य को महत्व दिया जा रहा है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई दुनिया के जो मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, जो परिपक्व लोकतंत्र हैं, वहां पर तो ऐसा कानून नहीं, चाहे आप इंग्लैंड को देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का देख लो, अमेरिका का देख लो, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी पार्टी से अगर किसी बात पर सहमत नहीं है तो पार्टी लाइन के जो विचार हैं उनसे अलग भी अपने विचार रख सकते हैं, उनसे अलग जाकर भी वोट कर सकते हैं और तब भी वो पार्टी में बने रहते हैं। तो ये क्या है? यही तो रियल डेमोक्रेसी है। तो ये इनकी कुछ आलोचनाएं हैं। अब
इन मामलों से निपटने के लिए जो समस्याएं हैं, कुछ कमेटियां थीं जिन्होंने सिफारिश की। इसमें दिनेश गोस्वामी समिति की कुछ सिफारिशें हम देखेंगे। फिर विधि आयोग ने इसके संबंध में दल बदल को और प्रभावी बनाने के लिए सिफारिश की, और चुनाव आयोग ने। तो सबसे पहले देखते हैं हम दिनेश गोस्वामी को। चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश में हम देखें, पहला था अयोग्यता निम्नलिखित मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए। कौन कौन मामले? पहला, एक सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। एक सदस्य विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव के में पार्टी के जो विप है, जो सचेतक है, उसके विपरीत मतदान करता है, मतलब जैसा वो कहता है वैसा मतदान करता है, और कभी मतदान करने को कहा जाता है और मतदान नहीं करता है, तब। तीसरी, राजनीतिक दल विप सभी तभी जारी कर सकते हैं जब सरकार खतरे में हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मामला आया विप जारी कर दें। तो ये कुछ सिफारिशें की दिनेश गोस्वामी समिति ने। दूसरा देखते हैं, विधि आयोग ने कहा ऐसे प्रावधान जो विभाजन और विलय को अयोग्यता से छूट देते हैं उन्हें हटाया जाए। ठीक है, ऐसे प्रावधान जो विभाजन और विलय को अयोग्यता से छूट देते हैं, मतलब चाहे बंटवारा हो चाहे मर्जर हो रहा हो, तो इससे संबंधित जो प्रावधान है उन्हें यहाँ पर हटाया जाए। दूसरा, चुनाव पूर्व चुनावी मोर्चों को दल बदल विरोधी के तहत राजनीतिक दलों के रूप में माना जाए, और राजनीतिक दलों को विप जारी करने को तभी सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। क्लियर? कब जारी करेंगे? यही बात दिनेश गोस्वामी ने कही, और यही बात आपकी आपके जो विधि आयोग है उसने कही। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कह रहा है। इस संबंध में चुनाव आयोग का मानना है कि उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए, मतलब चुनाव आयोग खुद इस पर निर्णय ले। अतः 10वीं अनुसूची के तहत आयोग को बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा निर्वाचन आयोग कहता है। अब क्या कर सकते हैं हम आगे? सब कि भाई ये सारी जो समस्याएं हैं, सिफारिशें हैं, तो जो कमेटियों की सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को अध्ययन किया जाए। जो सिफारिशें हमें लगती हैं प्रासंगिक हैं उन सिफारिशों को माना जाए, और जो आयाराम गयाराम की राजनीति है इसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दल बदल कानून ने। वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक दल स्वयं किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर दल के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं कर रहे हैं, और दल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ शीर्ष के कुछ ही लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या इसमें देखने को मिल रही है। अब आवश्यक क्या है कि समितियों की सिफारिशों पर गंभीर विचार करके इनको शामिल कर लिया जाए। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करके उल्लंघन पर अयोग्यता की अवधि को 6 साल तक या उससे अधिक किया जाए, ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर का माहौल बना रहे कि भाई अगर मैंने अपनी पार्टी छोड़ी और अपने लालच के कारण अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं दूसरी पार्टी में शामिल होता हूं, अगले 6 साल तक या 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो उसके वो राजनीतिक जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे, तो ये अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेगा। दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन को सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने, मतलब इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। ठीक है, मतलब ऐसा प्रावधान किया जाए कि इसमें दल बदल को भी हम रोक सकें, लेकिन जो लोगों के अधिकार हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पार्टी से आगे जाकर अगर कोई बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में, जहां पर ये अधिकार हैं कि भाई वो पार्टी के खिलाफ तक वोट कर सकते हैं, तो ऐसा प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो करंट का जो टॉपिक थे, जो समसामयिक घटना थी, हमने दोनों को देखा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।